Asif Rashid today here, President of the Pakistan chapter of the American Association of Safety Professionals and esteemed UHSC training. We will be discussing the importance of data and HSC management. So I would like to call Asif Rashid sir. Asif the presentation. क्या चाहिए माइक अच्छा अच्छा जी टॉपिक हमारा डेटा लिटरेसी थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं कि 2008 से मैं छत्तीसगढ़ सूबे से मेरा ताल्लुक है और अपनी ज़िंदगी का अच्छा खासा हिस्सा मैंने पावर स्टेशन से गुजारा था। हमारे कलीग यहाँ बैठे हुए थे यहाँ पे साथ एंड वी वर्क टुगेदर वी रक्षम साहब ने आपसे बात की थी कि उन्होंने पावर स्टेशन के ऊपर जो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था तो उसमें रक्षम साहब आप गए और हम एक टीम के तौर पे काम कर रहे थे and we were able to implement the system successfully. Very doing of a smooth journey that there was a lot of struggle that we had to go through. लेकिन end of the day हमें देखा कि उसका हमें बड़ा फायदा हुआ। ये journey start कैसे हुई? हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे and what prompted me to come to this place and talk to you about HSC and data. तो कौन सी ऐसी चीजें थी जिसने मुझे ये मजबूर किया कि मैं यहाँ पे आके आपसे डेटा और HSC की बात करूँ। तो अब मैं नॉर्मली अपनी प्रेजेंटेशन हमेशा इस बात से स्टार्ट करता हूँ कि जो हमारा वर्कर है वो फ्रेशर्स है, उसकी जिंदगी हमारे लिए बड़ी अहम है। और जब हम ट्रेनिंग्स दिया करते थे, जब हम लोगों को अडप्ट किया करते थे, तो हम उनसे ये कहते थे कि जब आप प्लांट के ऊपर आ रहे हो भाई जितने फिंगर तो हाथ तक जो साथ में लेकर आ रहे हैं वो अपने साथ में लेके वापस जाना है। that has to go that should be through a certain system, which is a system हम implement करते हैं लोगों को सेव करने के लिए। कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे बात को इंश्योर करेंगे कि आपको पता हो कि आपके वर्कर के साथ क्या हो रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास आपका HSC सिस्टम की हेल्थ क्या है, क्या वाकई वो आपका HSC सिस्टम आपको सेव कर रहा है आपके वर्कर को या नहीं कर रहा, आपको वो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है जो कि आप लेना चाह रहे हैं। You don't want any fatalities, you don't want any injuries on your side, आप अपने प्रोसेसेस को सेव रखना चाहते हैं। So we always tell the people that your worker is very, very precious and you have to do each and everything in your power to make him safe. एक आयत है من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناस جميعا। जिस किसी ने इंसान को खून के बदले जमीन में फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, इसने गोया तमाम इंसान को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी की जान बचाई इसने गोया तमाम इंसानों को जिंदगी बख्श दी। Safety is all about keeping your people safe, saving their lives. ये पूरी आयत है, ये हमारी सेफ्टी को रिप्रेजेंट करती है। हम कहते हैं कि कुरान में तो ये चीज़ों को तस्करा नहीं है, ये आपके सामने है और ये एक मौका नहीं है। बारहा आपको ऐसे आयत मिलेंगी, ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे जहाँ पे हमें कहा गया है कि एक इंसान की जान कितनी कीमती है। अच्छा, मैं ये जो डेटा की मैं बात कर रहा हूँ मैं अपने एक लाइफ में से शुरू करूंगा। बैक इन 2011 मैंने आपसे कहा कि मुझे 2008 में HSC के शोबे में मैं आया था और 2011 में मैंने उसको लीड करना शुरू किया एज HSC कंप्लायंस मैनेजर। तो सबसे पहला डिलेमा जो मेरा ये था कि मेरे मैनेजर ने मुझसे कहा कि ये जो आई इंजरीज हो रही है कुछ उसकी एनालिसिस करके दिखाओ मुझे। तो जी हमने जो सारी स्प्रेडशीट वगैरह निकाली, डेटा निकालना शुरू किया, तो पता ही चला कि हर इवेंट की एक स्प्रेडशीट बनी हुई है, स्प्रेडशीट बनी हुई है, व्हीकल्स की स्प्रेडशीट बनी हुई है, फाइल की स्प्रेडशीट बनी हुई है और हर साल की वो 5 की स्प्रेडशीट हमारी डेटाबेस में मौजूद थी। अब हमने पिछले 4 साल में जब डेटा निकालना शुरू किया तो यकीन मैंने 1 हफ्ता लग गया सिर्फ उस डेटा को कंपाइल करने में।
देखिए डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपके पास एक टेबल होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन जा रही होती है और वहां से आप अपनी एनालिसिस कर रहे होते हैं। कोई क्वालिटेटिव डेटा उसमें अवेलेबल नहीं था कि क्यों हुआ क्या हुआ, हम सिर्फ डेटा डंपिंग कर रहे थे। तो दैट वाज अ नाइटमेयर। और हर 3-4 घंटे के बाद उनका मुझे फोन आता था, आज से डेटा मिल गया। मुझे रात ख्वाब में भी याद होता था कि ये सुबह में हमारे जो प्लांट मैनेजर साहब उन्होंने डेटा मांगा है। दैट वाज लिटरली अ नाइटमेयर फॉर मी। उस चीज ने मुझे ये प्रॉम्प्ट किया कि हमारे पास कोई डेटाबेस सिस्टम होना चाहिए। एट दैट टाइम वी हैड नथिंग, हमारे पास सिर्फ नंबर्स होते थे। तो उसके बाद हमने ये कहा, एक हमने एक्सपेरिमेंट किया बेस्पोक सॉफ्टवेयर के साथ। वी डेवलप्ड अ बेस्पोक सॉफ्टवेयर व्हिच गिव अस सम फ्लेक्सिबिलिटी एंड देन वी एंडेड अप इम्प्लीमेंटिंग Maximo HSE at the power station. तो वल्नरेबिलिटी क्या है? जब हम डेटा की बात करते हैं तो कहीं तो ये कहते हैं कि आपके पास अगर अच्छा डेटा होगा तो आप प्रोग्रेस कर रहे होंगे, आप लोगों को आपको चीजें काबू करने में आसानी होगी, आपको पता होगा कि आपके प्लांट पे क्या हो रहा है, आपके आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, आप कितना सेफ है, आपके ऑब्जेक्टिव टारगेट मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये डेटा ही हमें एक और चीज बता रहा है। ये डेटा ये बता रहा है कि इतना कुछ होने के बावजूद, यानी आज आप देखेंगे कोई 40-50 साल हो गए हमें सेफ्टी इम्प्रूवमेंट्स को देखते हुए, सिस्टम्स को देखते हुए, और आज भी 24 करोड़ सेफ्टी रिलेटेड इंसिडेंट्स हम रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये आईएलओ का डेटा है। फिर हमें बता रहे हैं कि जी तकरीबन 2.3 मिलियन फेटालिटीज, यानी हर 4 मिनट के बाद एक फेटालिटी तकरीबन हो रही है, अगर आप पूरे दिन में उठा के देखें। तो ये भी हमें डेटा से पता लगता है। डिस्पाइट ऑल दैट एडवांसमेंट इन इंडस्ट्री, अभी भी हम वल्नरेबल हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो है डेटा को रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। आपके यहाँ या तो मैकेनिज्म है ही नहीं, अगर है तो हम उसकी कंप्लाइंस नहीं करते या करना नहीं चाहते हैं, मतलब दैट इज अ क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट। लेकिन हम बहुत सारी जगह पे देखते हैं कि हमारी रिलक्टेंस होती है कि हम उसको कंप्लाई करें। तो एक सिस्टम नहीं है तो उसकी कंप्लाइंस नहीं है, डेटा हमारे पास है नहीं, हमें ये नहीं पता कि कौन सी एरियाज हमारे वल्नरेबल हैं, कौन सी हमारी जो इंडस्ट्री वो ज्यादा वल्नरेबल है, वहाँ पर हमें फोकस करने की जरूरत है। जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो जनरली आपको प्लांट नजर आता है कि बिजली का प्लांट है, केमिकल का प्लांट है, टेक्सटाइल का प्लांट है, ये फैक्ट्रीज है, हमारे जहन में वो चीज आती है। हमारे जहन में आते नहीं कि एग्रीकल्चर की एक एरिया जहाँ पे आए दिन लोग मर रहे होते हैं, फिशिंग इंडस्ट्री में कितने लोग मर जाते हैं, हमें पता ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन का डेटा ही नहीं है आपके पास, आपको पता ही नहीं है कंस्ट्रक्शन में वल्नरेबिलिटी क्या है। ठीक है, ये पता हुआ है कंस्ट्रक्शन में हर रोज 4 आदमी की खबर आ जाती थी, आज फलानी जगह से स्कैफोल्ड गिर गई, आज कुछ हो गया, आज कुछ हो गया। How, how do we address that? मेरे पास कोई सेगमेंटेशन ही नहीं, उसके लिए डेटा नहीं है, जो डेटा नहीं है मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ किसी चीज के ऊपर। तो दिस इज द पिक्चर एंड अगेन डेटा इज टेलिंग मी दैट डिस्पाइट ऑल द एडवांसमेंट्स वी आर स्टिल वल्नरेबल। तो आज हम 4 चीजों को कवर करेंगे। एंड अगेन दिस इज नॉट समथिंग वेरी टेक्निकल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, इट्स जस्ट टू सेंसिटाइज द नीड फॉर डेटा। और ये उसकी एक वजह और भी है। बस अभी जिस तरह मैं बताऊं कि पिछले साल मैंने कुछ कंपनीज का एक ऑडिट किया था, कुछ जगह पे मैं गया एंड आई वाज सरप्राइज। एक जो बड़ी कंपनी जो जगह ने विजिट किया था उनके पास डेटा का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, स्प्रेडशीट चल रही थी और एक कंपनी में सिर्फ रजिस्टर चल रहा था। थोड़ी इमेजिन, रजिस्टर के ऊपर चीजें लिखी जा रही थी और महीने के आखिर में वो पता ही लगता था कि जी वो बैठ के डेटा कंपाइल कर देते और उसी प्रेजेंटेशन बना के मैनेजमेंट को दे दी जाती थी। एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि they spend huge amounts of money on HSE, one of the top companies in Pakistan। उनकी हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव आए, उससे मैंने पूछा कि यार तुम्हारा तो बड़ा अच्छा हिसाब किताब बना हुआ है, यू स्पेंड loads of money on doing all those things। तो शायद मुझे रिपोर्टर के सैंपल्स तो दो, या मुझे प्रोसेस बताओ किस तरह से कर रहे हो। दैट वाज द टाइम वी वर इम्प्लीमेंटिंग IBM सॉफ्टवेयर, तो मैं सीखना चाह रहा था उनसे। यू बी सरप्राइज उन्होंने मुझे क्या कहा। उन्होंने कहा यार आसफ साहब हम करते ही हैं कि महीने के आखिर में ना, महीने के जो आखिर 4 दिन होते हैं वो हमारे सिर्फ रिपोर्टिंग के होते हैं।
तो लेकिन आपके पास डेटाबेस तो है, आपने सॉफ्टवेयर तो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, कहते हैं सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, लेकिन हमने उसकी रिपोर्टिंग कराई ना कुछ हुआ। अब होता ये कि जो रिकॉर्डिंग होती है, जो डेटा हमने डंप किया हुआ है उसको निकालते हैं, आखिरी 4 दिन बैठ के हमारी रिपोर्ट बनती है, क्योंकि पहली तारीख को हमें मैनेजमेंट को रिपोर्ट भेजनी होती है। आई वाज सरप्राइज्ड, सच अ बिग कंपनी। अब उनका आदमी मुझे कहता है कि हम आखिरी 4 दिन लगाते हैं रिपोर्ट बनाने में। पहली तारीख को रिपोर्ट जो है हमारे जो प्लांट मैनेजर है, जो भी हमारी टीम है, उसकी टेबल पर चली जाती है। At that point, it makes नहीं, there is something seriously wrong within us. हम हर चीज पे पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन डेटा की अहमियत को या तो समझते नहीं है, या शायद उस तरफ हम पैसा नहीं खर्च करना चाहते। इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो हमारी लीस्ट प्रायोरिटी है। तो आज ये चीजों को हम देख रहे हैं कि नीड फॉर डेटा क्या है, हमको डेटा चाहिए क्यों। दूसरा ये कि कौन सा डेटा ऐसा है जो हम यूजुअली गैदर कर रहे होते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तीसरा एक हम देख रहे हैं कि जो डेटा कैप्चरिंग है वो हमारी किस तरह से है, और उसमें गलती क्या करते हैं या कमी क्या रह जाती है। और जो चौथी चीज हम ये देखेंगे कि डेटा एनालिसिस क्या है, क्योंकि डेटा एनालिसिस में भी फिर हम देखेगा कि हम डेटा को एनालाइज नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ डेटा प्रेजेंट कर रहे होते हैं, एंड उसके क्या पिटफॉल्स है एंड हाउ वी कैन गो अबाउट इट। तो जी, डेटा, मतलब आप सब लोग बैठे हुए I'm saying कि जिसके ही है, and I know coming from the power background कि नेपरा कितना ज्यादा आज तक फोकस करती है इन चीजों के ऊपर। तो एक तो हमारी रेगुलेटरी कंप्लाइंस है, रिपोर्टिंग वर्क प्लेस इंसिडेंट्स होता है, फेटालिटीज होती हैं, एमिशंस हो गए, कंजम्पशन है, मैन आवर्स, ये बहुत सारा डेटा जो है हमको अपनी रेगुलेटरी कंप्लाइंस के लिए रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, सो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। एक और जो चीज सामने आ रही है खासतौर पर टेक्सटाइल के एरिया में, वो आ रहे हैं आपके इंटरनेशनल अकॉर्ड्स और आपकी जो कस्टमर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले तो ये होता था ना कि ये हर बड़ा बायर जो आता था वो अपनी एक रिक्वायरमेंट रखता था कि मुझे ये चाहिए। लोग फायर को फोकस करते थे, जीडीज को फोकस कर रहे होते थे, इलेक्ट्रिसिटी को फोकस कर रहे होते थे। अब एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड बन गया है कि जितने बड़े बड़े बायर्स हैं वो रिकॉर्ड का पार्ट बन गए हैं, एंड एज सप्लायर ऑफ टेक्सटाइल वी हैव टू साइन दोस अकॉर्ड्स। पाकिस्तान में अभी ये चीज आ गई है, लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर जा रहे हैं, एंड वी विल अल्टीमेटली हैव टू डू दिस अकॉर्ड। इट्स जस्ट लाइक वर्किंग ऑन ISO 9000, a bit more mandatory। अगर आप नहीं करेंगे तो आप टेक्सटाइल में शायद किसी बड़े बायर के साथ आप काम ना कर पाए। तो ये हमारी डेटा की रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा जी, दूसरा हम क्यों करते हैं अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, और मैं कहूँ इसका नो ब्रेनर कि अगर आपके पास अच्छा डेटा मौजूद है, अच्छी एनालिसिस मौजूद है, तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में जाते हैं। फिर आप गेस वर्क निकल जाता है वहां से। गुड डेटा टेक्स आउट द गेस वर्क। एंड अगेन मैं फिर वो रिलेट करूंगा कि ऑडिट में मुझे ये पता लगा कि जी आखिर में डिसीजन किसका हो रहा था कि ये साहब बताएंगे इसका थर्ड क्या है। क्योंकि साहब का एक्सपीरियंस है, 30 साल से उस फैक्ट्री के अंदर बैठे हुए, तो साहब को पता है कि मैं किस तरह से इसको मैनेज कर लूंगा। ठीक है जी, अगेन a number of numbers, a number of people, the number of spreadsheets, and decision किस बात पे हो रहा है, guess work के ऊपर हो रहा है। Then you have to manage your KPIs। Again KPIs का डेटा आपके पास अवेलेबल है, और महीने के 4 दिन में बैठ के हम वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। KPI को कंपेयर करने के लिए हमने करा क्या है, तो जैसे कि आपको एक स्कोर पे पता लग जाए कि आज हम क्या खड़े हैं, और आपके डैशबोर्ड्स आपको बता रहे हो कि आज आप कहाँ थे, कल आप कहाँ थे, कंपेरिजन आपके क्या क्या है। So all of those things, it's all common sense कि क्यों हमें सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए हम किस तरह से हमें डेटा की रिक्वायरमेंट हो सकती है। Again, what data do we usually gather? आगे चलते हैं। हमारा जो ज्यादातर फोकस है, अगेन अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं, तो हमारा जो बहुत बड़ा फोकस है वो सिर्फ ऑक्यूपेशनल नंबर के ऊपर होता है, फेटालिटीज के ऊपर होता है, इंजरीज के ऊपर हो गया, स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल्स की बात कर रहे होते हैं, वर्किंग हाइट के ऊपर बात कर रहे हैं, छोटी मोटी इंस्पेक्शंस की बात कर रहे होते हैं। तो आप ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर देखेंगे तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के ऊपर हम जो है ना फोकस करते हैं कि जो वायलेशन हो गई उनको आपने रिकॉर्ड कर दिया, नियर मिसेस है उसका आपने KPI बता दिया, दिस व्हाट वी आर रिपोर्टिंग। जो चीज हम मिस कर रहे होते हैं, दैट इज द पार्ट व्हिच वी आर मिसिंग इन मेनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। आपका जो प्रोसेस सेफ्टी का साइड है, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो प्लांट चल रहा है, आपकी जो मशीन चल रही है, उससे आपके लोगों को क्या खतरा है।
और उसके अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट अगर आप देखिए मैनेजमेंट ऑफ चेंज और मैनेजमेंट ऑफ टेम्परेरी चेंज। आप ये ध्यान रखिएगा कि इस वक्त दुनिया में बहुत सारे जो बड़े बड़े हादसा हुए हैं वो मैनेजमेंट ऑफ चेंज या मैनेजमेंट ऑफ टेम्परेरी चेंज की वजह से हुए थे। अगर आप लोग पाइपर अल्फा को जानते हैं, आपको एक हाथ खड़ा करके मुझे बताया कि पाइपर अल्फा के बारे में कौन कौन जानता है? Can anybody tell me what क्या था वहाँ पे? What was missing at that time? परमिट टू वर्क की कम्युनिकेशन नहीं हुई थी। आगे परमिट टू वर्क कंप्लायंस के ऊपर, ठीक है जी। तो ये अगेन दिस इज द डेटा। हमारे पास उस चीज को मैनेज करने के लिए कोई चीज नहीं है। मोस्टली आपका जो परमिट टू वर्क चल रहा है वो पर्चे के ऊपर चल रहा है, ठीक है जी। और परमिट टू वर्क का जो मैंने हाथ देखा है, मेरा दिल दहल जाता था कि परमिट टू वर्क जो है ना, जब मैंने एक बंदे से पूछा जाके हिसाब से कि भाई आपका पीटीडब्ल्यू का है, उन्होंने जेब से जो है ना यूं करके निकाले और जैसे वो पानी की पुड़िया बनी होती है उस तरह की पुड़िया निकाल के उसने बताया कि मेरा परमिट टू वर्क है। उसने उसको खोला, वो 5 दिन पुराना एक पेपर था जिसके ऊपर आखिर में समझ में नहीं आ रहा था साइंटिस्ट ने किए हुए। अगेन पेपर बेस्ड, हर चीज हमें पेपर बेस्ड रखी हुई है। और जब हमने उसको ट्रैक करना शुरू किया तो हमें वो फाइल में कहीं उसका रिकॉर्ड नहीं मिला। नो डेटा, वंस अगेन वल्नरेबिलिटी, कुछ पता नहीं है परमिट किसने इशू किया, किसको इशू किया, क्या उसके अंदर काम था। उसका सिर्फ वर्क ऑर्डर लिखा हुआ था कि ये काम करना है, खड्डा खोदना है, उसने वहां पे इंटी लगा रखी थी, दैट वाज ऑल रिटन ऑन द परमिट। तो ये जो सारा डेटा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट्स दैट वी यूजुअली मिस जब हम अपना सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं। एंड देन कल्चरल साइड है, ट्रेनिंग्स हैं, ऑडिट्स हैं, ये सारी चीजें बड़ी अच्छी चीजें नजर आ रही होती हैं, हम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप ट्रेनिंग को उठा के देखते हैं, कंप्यूटर्स को उठा के देखते हैं तो पीछे पता लगता है कि जी ना ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का डेटा मौजूद है, और शायद के ऊपर ट्रेनिंग्स चल रही होती है, उसकी कोई रिलेशन नहीं होती उसकी कॉम्पिटेंस के साथ। तो जो जॉब साइकिल एनालिसिस होता है वो नहीं हुआ होता, ना उसका कोई डेटा हमारे पास होता है, ना हमने उनको जेसीएस के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है। तो दिस इज द वल्नरेबिलिटी, हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है जी। जिसने जो बताया, आपने एक टेबल ऐड किया उसके अंदर एक कॉलम ऐड किया और वो डेटा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, बट इज इट रियली मीनिंगफुल? लेट्स सी। हाँ, ये भी एक चीज है। अगले स्टेप आपका जो एनवायरमेंटल जो गवर्नेंस से जो डेटा होता है, आपके एमिशंस का डेटा हो गया, आपके एफ्लुएंस का डेटा हो गया, सॉफ्टवेयर का डेटा है, कंजम्पशन का डेटा है। खासतौर पे जो एनवायरमेंटल एजेंसीज हैं वो बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर फोकस करती हैं और वो भी फिर हम रजिस्टर्स के अंदर मेंटेन कर रहे होते हैं। तो व्हाट इज मिसिंग? हम जब डेटा कैप्चर कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम फोकस नहीं करते, हम प्रियम्प नहीं करते कि हमें हमने करना क्या है। मुझे पता है अगर मैं पावर प्लांट की मैं बात करता हूँ, आई नीड टू नो व्हाट गोज ऑन इन रनिंग अ पावर प्लांट, ठीक है। किस तरह का मेरा पावर प्लांट है, आई एम डूइंग कोल, हाइड्रो, ठीक है जी। हम ऑयल बेस्ड थे, द लार्जेस्ट ऑयल बेस्ड पावर प्लांट, उसका हमें अंदाजा था कि भाई यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या पैदल्स हो सकती हैं। एंड वी हैड अ वेरी लार्ज premises available to us, 2500 plus acres, और वहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस थी, those had to be catered। तो आपको जियोग्राफिकल लोकेशन का पता होना चाहिए, आपको अपने वेदर का पता होना चाहिए, उसके क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है जी। आपके रेगुलेटरी और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सो जिस वक्त आप डेटा कैप्चर करने के लिए बैठे हैं, जब आप अपने टेबल्स बना रहे हो कि मुझे अपने सिस्टम में क्या चीज लेके जानी है, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और यही वो टाइम होता है जहाँ पे आपने टाइम स्पेंड करना होता है। ये जो सेगमेंट है आपका, जब कहता है थिंक थ्रू, वी मिस इट, मोस्ट ऑफ अस मिस इट। और जब हमारे पास एप्लीकेशन भी बनकर तैयार हो जाती है, फिर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर लेते हैं या फिर हम स्ट्रक्चर अपना बना लेते हैं कि डेटा ऐसे लेके चलना है, बाद में पता लगता है कि यार ये भी रह गया, वो भी चीज़ रह गई, उसको भी हमें कहीं डालना था, उसकी भी हमें रिपोर्ट बनानी थी। तो डेटा कैप्चरिंग के वो जो आपका थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे मौके पे किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को जरूर इंक्लूड करें अपने साथ, चाहे टेम्पररी बेसिस पे लेकर आए चाहे परमानेंट बेसिस पे लेकर आए। अगर आपके पास अपना कोई एक्सपर्ट है उसको एंगेज करें, उसका टाइम लें, क्योंकि ये जो टाइम स्पेंड है ये आगे जाके आपकी डेटा मैनिपुलेशन, डेटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, इन सब में आपकी मदद करेगा। क्योंकि यहीं से आपको पता लगता है कि मेरे कितने प्रोसेसेस हैं, कौन सा प्रोसेस किस लाइन पे चल रहा है,
उसके बैक एंड फोर्थ प्रोसेसेस क्या है, कौन सा मेरा टर्मिनेशन पॉइंट है, कौन सा मेरा पॉइंट ऑफ रिटर्न है, कौन सा मेरा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। ये सारी चीजें आपको इस स्टेज पर पता लग रही होती है अगर आप यहाँ पे टाइम और मनी स्पेंड कर रहे हैं। मैंने आपको अभी जो इससे पहले वाली स्लाइड थी उसमें हमने ये देखा था कि हम मोटी मोटी चीजें लिखना कि इंजरीज को लिख रहे हैं, बड़ी इंजरीज हो गई, बड़ी अच्छी बात है, आपने उसको डेटा को रिकॉर्ड कर लिया, आपने इन्वेस्टिगेशन भी कर ली, लेकिन जब आप एनालिसिस करने के लिए जाते हैं तो आपको एक चीज का पता लगता है कि जो क्रिटिकल डेटा था, जो डेटा पॉइंट्स थे, वो मैंने कहीं लिखे हुए नहीं है। हर चीज मेरी रिपोर्ट के अंदर नैरेटिव में लिखी हुई है कि साहब कितनी बुलंदी पे थे, कितनी हाइट के ऊपर थे। मिसाल के तौर पर अगर इंजरी की हम बात करते हैं तो इंजरी की टाइप्स क्या थी, मैं आपको इस तरह से बता दूंगा कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही थी, जिसमें मुझे एक और जो प्रॉम्प्ट आया हमें, हमारे आई इंजरीज हो रही थी बार बार, यानी एक साल के अंदर 7 आई इंजरीज हमने रिकॉर्ड की थी और हम सर पीट के रह गए कि मसला क्या है। और वजह क्या थी कि सब स्प्रेडशीट के अंदर लिखा होता आई इंजरी, वेंट टू द डॉक्टर और ये वो वापस आ गया और इशू कोई नहीं है, आई वॉज फ्लश्ड विद वाटर एंड पर्सन केम बैक। लेकिन हुआ क्यों? 3-4 साल की हिस्ट्री निकाल के देखी तो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एनर्जी ज्यादा क्यों हो रही थी कि वहां पे उस वक्त ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती थी। आपका ये जो मानसून का टाइम होता है ना, गर्म भी है, बारिशें भी हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो लोग क्या करते थे, पसीना बहुत आता था, पसीना आया चश्मा उतार के रख दिया। अच्छा, चश्मा उतार के जैसी बाहर निकले, ठंडी ठंडी हवा लेकिन घूम रहे कर रहे हैं जनाब, वहां तक भी हो गया, ऊपर से कोई चीज आके गिर गई कोई। अच्छा, एक और चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं वो ये कि ये जो गर्मी का सीजन था हमारे आउटेज का सीजन कहलाता था, प्लांट शटडाउन। प्लांट शटडाउन चल रहा है, काम बहुत ज्यादा हो रहा है, ऊपर भी काम हो रहा है, नीचे भी काम हो रहा है, और जब आप बगैर चश्मा पहने कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हाथ में आके गिर जाती है। इट टुक अस सम टाइम टू आइडेंटिफाई दैट कि क्या क्या प्रॉब्लम थी। अच्छा, फिर किस टाइप की इंजरीज हो रही है? कुछ इंजरीज ऐसी हुई जिसमें आंख में उनकी चीज खुद गई, तो हम सब कैटेगराइज नहीं कर पा रहे थे अपनी इंजरीज को। हमारा उस जमाने में जो प्रिंसिपल था इंजी एजी इंस्टीट्यूट नेशनल पावर, फिर वो इंटरनेशनल पावर बनी, फिर वो जीडीएफ सुएज बन गई, फिर वो इंजी बन गई। उन्होंने फिर हमें एक टेम्पलेट दिया, तो उनके साथ डिस्कशन की कि ये प्रॉब्लम आ रही है, सो गिव अस अ टेम्पलेट। तो उस समय पता चला था कि इंजरी की टाइप्स को आप डिवाइड करें, फिर आप ये देखें किस बॉडी पार्ट में जो इंजरी हो रही है, आपके पास एक हिस्ट्री होनी चाहिए कि आपकी किस टाइप की इंजरी से कौन सा बॉडी पार्ट ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो अगर मेरे पास वो डेटा स्ट्रक्चर बना होगा तो मुझे फौरन पता लग जाता है कि आई इंजरी हो रही है और इस वजह से हो रही है। एक्सीडेंट की टाइप क्या है? ठीक है, आई इंजरी है, अगर सिर्फ फॉलिंग फॉरन बॉडी एक आई है तो अपनी जगह पर है, ना किसी इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है, कोई ड्रिलिंग कर रहे हैं, कोई कटिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से आ रही है। मुझे ये तो पता होना कि किस टाइप के एक्सीडेंट्स मेरे यहाँ ज्यादा हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो इंजरीज आती थी वो हैंड इंजरीज थी, कंटिन्यूस हैंड इंजरीज आ रही थी उस जमाने में। तो और फिर आउटेज था, कॉन्ट्रैक्टर आता था, मानते नहीं कि वो बाद में चाइनीज आ गए तो उनके साथ बात करना और काम करना और बड़ा आसान होता था हमारे लिए। तो अल्टीमेटली हमने फिर इन चीजों को सब कैटेगराइज करना शुरू किया, वो डेटा प्रेजेंट हुआ कि किस पर्टिकुलर टाइम पे किस टाइप की इंजरी हो रही है और उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। और फिर उसके अलावा बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। रेहान पार्क में मैंगो पॉपुलेशन ये दो कि डेटा एनालाइज से पहले मुझे ये सवाल करना है कि पीटीडब्ल्यू सिस्टम मुझे लग रहा है उस वक्त नहीं था आपके पास, जिस वक्त इंजरीज हो रही थी, क्योंकि आप डेटा पे डिपेंडेंट थे। जो बंदा शटडाउन में पीपीज कंप्लायंस पे नहीं था वो वहां पे नहीं पकड़ा जा। सेकेंडली, जो इंजरी को आप एनालाइज के थ्रू एनालिसिस के थ्रू निकाल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस मुझे नजर आ रहा है कि सॉल्यूशन इन्वेस्टिगेशन इज नॉट इम्प्लीमेंटेड एट दैट टाइम इन योर सिस्टम। ये दोनों चीजें क्या नहीं थी, सिर्फ डेटा पे डिपेंडेंट थे आप लोग, क्योंकि आपको एनालाइज करना पड़ा था बाद में, उस वक्त जो इंसिडेंट होता था उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में फॉर्मेट्स भी थी, ये सारी चीजें थी। जिस तरह से एंग्लो अपने परमिट सिस्टम चला रही थी ना, उस तरह का परमिट सिस्टम हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होता था। परमिट सिस्टम भी था, उसके अंदर पीटीज को भी मेंशन किया जाता था, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन जैसा मैं कहा ना कि कॉन्ट्रैक्टर जो था हमारा वो बहुत ज्यादा
कहना चाहिए कि लूज कैनन के तौर पे काम करता था। ये जब चीज़ हमें पता लगने शुरू हुई तो फिर हमने वो तमाम एरियाज को टाइट करना शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली होती थी, वहाँ से डेटा आता था, लेकिन वो क्या था, वहाँ से जो चीज़ें ऐसा रूट कॉज एनालिसिस के तौर पे सामने आती थी वो नॉर्मली स्टेटमेंट्स होते थे, डेटा पॉइंट्स नहीं होते थे। तो एक्शन किया जाता था, लेकिन जब हम एक रिपोर्ट बनाने के लिए जाते थे कि हमारा फोकस एरिया क्या होना चाहिए, हमारी वल्नरेबिलिटीज की जगह पे ज़्यादा है, तो हम उसको डेटा के तौर पर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, तो हम खासा स्ट्रगल करते थे उन चीज़ों की एनालिसिस करने में। हो जाती थी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता था हमारा। यानी जिस चीज़ को मैं सर कह रहा हूँ कि जो चीज़ मेरे पास एक दिन में 24 घंटे में एक एनालिसिस करके मैं आपको एक रिपोर्ट प्रेजेंट करूँ, उसके लिए मुझे खासा टाइम लगता था। तो परमिट सिस्टम भी होता था, परमिट के ऑडिट्स भी फिर हमने इम्प्लीमेंट किए, रेगुलर परमिट ऑडिट थे, उससे चीज़ें इंप्रूव होनी शुरू हुई। ये मैं बात बता रहा हूँ बहुत इनिशियल स्टेजेस की, जब हमने टेक ओवर किया था उस वक्त उस तरह से चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। वी हैड अ सिस्टम, बट ओवर द पीरियड जैसे जैसे हमें रियलाइजेशन होती गई, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, तो ये चीज़ें फिर स्क्वीज हमने करी। एंड वंस वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसेस सेफ्टी, डू पॉइंट मॉडल हमने इम्प्लीमेंट किया था आपके ऊपर, थिंग्स improve tenfold. So again, that was a step-by-step lesson learning. So the idea is कि ये वो सारी चीजें, अच्छा ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके ऊपर क्या था, ये बहुत सारी कंपनीज की जब हमने ऑडिट किया, उनके पास गए, उनसे जब मैंने बातचीत करी, तो हमें ये अंदाजा हुआ कि ये चीजें ज्यादातर कंपनीज में मिसिंग है। तो डेटा इकट्ठा जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसको सेगमेंटाइज नहीं कर रहे हैं। तो उनको ये पता है कि इंजरी हो रही है और मेरे पास एक रिकॉर्डेबल इंजरी हुई है, लेकिन उसको अगर वो देखना चाहें कि मजीद तो ये फोकस एरिया हमें क्या मिल रहा है, वो उनके पास नहीं होता था। और फिर वही बात है जो मैंने आपसे बात की कि कंपनी ने कहा कि हम 4 दिन लगाते हैं वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में, और फिर एक क्वालिटेटिव किस्म का हमें एनालिसिस मिलने होता है। अच्छा जी, अगेन जो बात मैं पहले कर चुका हूँ कि ज्यादातर हमारे डेटा टाइपिंग होती है, हम सिर्फ स्प्रेडशीट बना रहे होते हैं और आखिर में हम उससे अपने मतलब का डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे केसेस में फिर ये हो रहा होता है कि हम डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे आदमी के एनालिसिस के ऊपर या उसके डिसीजन के ऊपर कि इसको कैसे लेके जाना है, कैसे करना है, या इसके ऊपर हम फोकस एरिया को कहाँ पे रखते हैं। तो एक टर्म यूज करते हैं कि जो सेट्स आपने कहा था ये कर लो, तो a lot of time we are dependent or we are forced by some senior authority कहने की फोकस एरिया आपने यहाँ रखना है। और बहुत बार क्या होता है कि वो आपकी सहन होता है कि फोकस एरिया मेरा कुछ और होना चाहिए, लेकिन चूंकि आपके पास नंबर्स नहीं है, फिगर्स नहीं है, प्रॉपर डेटा नहीं है, प्रॉपर एनालिसिस नहीं है, तो आप अपना केस फाइट नहीं कर पाते। तो ये बहुत दफा भाई हमारे साथ भी हुआ। तो बाद में जब हमने सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया, जब डेटा हमारे पास आना शुरू हुआ, सो वी वर एबल टू फाइट आवर केसेस इन अ मच मच बेटर वे विद द मैनेजमेंट। पास में जब अकाउंट्स का भी बैठा होता था, जब मुझसे पैसे मांगते थे, तो एक एक चीज को रेत रहा होता था, ये क्यों, ये क्यों। एट दैट टाइम वी वर एबल टू टेल हिम, देखो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अच्छा जी, डेटा एनालिसिस में भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है। एक एक एनालिसिस यूज करते हैं अक्सर होता है जब हम डेटा एनालिसिस की बात कर रहे होते हैं। हमने बड़े एक डेटा अवेलेबल है, वो कहते हैं कि बड़ा एक अच्छा डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि जब गर्मियों में लोग आइसक्रीम खाते हैं तो ड्राउनिंग्स बढ़ जाती हैं। लोग ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं, उसकी वजह से डूबने के वाकयात बढ़ जाते हैं। डज इट मेक सेंस? लेकिन फैक्ट भी यही है कि अगर आप देखें तो जिस सीजन में आइसक्रीम की कंजम्पशन बढ़ रही है, उसी सीजन में ड्राउनिंग्स भी बढ़ रही है जी। डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है इसकी। अच्छा, अगर एक बात मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आइसक्रीम खाने से ऐसा तो नहीं है कि लोग आइसक्रीम खाते हैं, बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, सुस्त हो जाते हैं, तो नींद आने लगती है, तो पानी में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और डूब जाते हैं? इज देयर अ कोरिलेशन देयर? तो आइसक्रीम खाना जो है वो डूबने का बाइस नहीं है, लेकिन देयर इज अ कॉमन एलिमेंट जो कि तैमूर ने कहा कि गर्मी है, so the common denominator is hot weather, समर वेदर है। लेकिन क्या आइसक्रीम खाना जो है डूबने का कॉज है? ऐसा नहीं है। तो जब हम डेटा प्रेजेंट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कौन से डेटा एलिमेंट्स को हम कोरिलेट करते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें हैं जो रिलेट करने पे हमें एक रिजल्ट देंगी।
तो जो मैंने आपको पिछली स्लाइड दिखाई थी ना कि आपके पास जितने अच्छे डेटा पॉइंट्स होंगे उतनी अच्छी आप कोरिलेशन कर पाएंगे. So that tells you correlation does not mean causation. You need to be able to identify what is the actual cause. ठीक है. तो ये जो हम बात करते हैं ना कि गर्मी की वजह से आइसक्रीम खाने से जो है ना बंदा डूब रहा है, तो इट इज क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग और क्वालिटेटिव assumptions. अगेन नॉट बेस्ड ऑन डेटा. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो कोरिलेशंस हैं आपकी डेटा की वो भी बड़ी मीनिंगफुल है. किस डेटा पॉइंट को किस से कनेक्ट करना है कि मुझे मेरा रिजल्ट मिले, रूट कॉज एनालिसिस तक मैं कैसे पहुंचूं. और मैं फिर आपसे ये कहता हूँ यहाँ पे बार बार कि जब आप ये काम कर रहे हो तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को जरूर बिठाएं अपने साथ, ताकि वो आपको प्रॉम्प्ट करे. बिकॉज द गाय हु नोज द सब्जेक्ट ही विल कीप आस्किंग क्वेश्चन. ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है. एंड दैट्स व्हेन यू आइडेंटिफाई कि नहीं कौन सी चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं बिला वजह साथ में टाइप ही चले जा रहा हूँ. मेरे पास एक बात तो नजर आ रहा है ग्राफ के अंदर, बट इट इज नॉट गिविंग मी एनी मीनिंगफुल रिजल्ट्स और एनी मीनिंग एट ऑल इन इटसेल्फ. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आजकल एक बड़ा फैक्टर है कि डैशबोर्ड का, ये डैशबोर्ड बनानी है. Just look at this slide for a minute. तो जो डैशबोर्ड का फैड है ना, इससे भी हमने बचना है. इसलिए डैशबोर्ड जब आप बनाते हो वो आपको पता हो कि किस आदमी को कौन सा डैशबोर्ड देना है, किस डैशबोर्ड से मुझे क्या रिजल्ट निकालना है. और जब आप डैशबोर्ड बना लें तो जिसके लिए डैशबोर्ड बनाए उसको ट्रेन भी करेंगे इसको पढ़ना कैसे है और उससे अपना मतलब कैसे निकालना है. अच्छा जी, अब बात ये आ जाती है कि डेटा कैप्चर कैसे करना है. अब तक तो ट्रेडिशनली हम देखते थे कि आपके पास स्टॉक कार्ड्स होते थे. आप गए आपने कार्ड को भरा के लिए से पैक है कंडीशन है, उसमें चीजें ठीक नहीं थी, पहले हुई थी पीपीस उसका ठीक नहीं था या फिर फॉर्मेट उसके पास नहीं था, और वो जाके हम रिपोर्ट कर दिया करते थे. फिर एचएससी वाला करीब बैठ के वो डेटा टाइप करता था एक्सेल शीट के अंदर, या अगर आपने सॉफ्टवेयर बनवाया तो वो सॉफ्टवेयर में उसने डाला और अल्टीमेटली एक डेटाबेस आपका तैयार हो जाता था. प्रॉब्लम क्या आती थी, बहुत सारी जगह पे जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमारा जो डेटा कैप्चरिंग फॉर्म होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. हम चाहते हैं हर चीज डाल दें उसके अंदर, कि सुबह उसने क्या खाया था, सुबह में ऑफिस कितने बजे आया था, was he mentally fit when he arrived at work, right? So what we do, what we actually need in the data, सॉफ्टवेयर में कैप्चर कैसे करना है. बहुत सारी जगह पे भी देखते हैं कि जी सॉफ्टवेयर बना लिया लेकिन उसका एक्सेस ही नहीं है. जिस बंदे ने रिपोर्ट करनी है उसके पास एक्सेस ही नहीं है, वो किसी रिमोट टर्मिनल पर बैठा हुआ है और वहां से फिर वो क्या करेगा जी एक रिपोर्ट बना के भेजेगा, करेगा आदमी उसका डेटा एंटर करेगा. तो हमें ये देखना होता है कि जो डेटा कैप्चरिंग केपेबिलिटी है वो कितनी फ्लेक्सिबल है और हम उसको कितना आगे तक एक आदमी की रीच तक दे सकते हैं. आज के मोबाइल आ गया है, इट्स वेरी वेरी इजी टू रिकॉर्ड एवरीथिंग थ्रू योर मोबाइल. क्या ये कनेक्टिविटी हम अपने लोगों को दे सकते हैं. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जब भी सो के जब बात करेंगे आईओटी के ऊपर तो वो भी बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल है जस्ट टू कैप्चर द डेटा. चाहे वो आप प्रोफेशनल सेफ्टी के डेटा की बात करें, प्रोसेस सेफ्टी के डेटा की बात करें, या किसी और किस्म का डेटा जो कि हमारे लोगों को सेव करने में हमारी मदद करें. अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी ये सारी बातें डेटा 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 बहुत देर से कर रहे हैं, तो आपने ये हमें रिजल्ट मिलेगा कहाँ से. आपके पास नॉर्मली जब आप सारी चीजें आप स्ट्रक्चर कर रहे होते हो तो किसी ना किसी उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना. अरे बगैर आजकल आप ये कह सकते हैं कि बगैर पीछे से सॉफ्टवेयर के आप एक बहुत अच्छा सिस्टम टाइमली फैशन में मैनेज नहीं कर सकते. एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारे संगे का तफाक हुआ और ये कोई 1.5 साल पहले की बात है, लार्ज टेक्सटाइल इंडस्ट्री. और आई वाज वेरी वेरी सरप्राइज कि उनका जो पूरा डेटा था एचएससी का वो सिर्फ स्प्रेडशीट्स के ऊपर था एंड दे वर नॉट विलिंग टू हैव सॉफ्टवेयर. कुछ दिन के बाद पता लगा कि सॉफ्टवेयर के ऊपर जाना चाह रहे हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर कि कौन सा सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है. तो पता चला कि जो उनका जो बायर था उसने उनको पुश किया था कि यू हैव टू हैव अ सॉफ्टवेयर फॉर दैट. आपके पास 3 4 5 साल का डेटा आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है, कोई चीज आपके पास आपको प्रॉम्प्ट ही नहीं कर रही होती. तो
सॉफ्टवेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी चीज को जाते हैं, आपके पास जो एलिमेंट्स है सॉफ्टवेयर के, लीजिए तो बेस्पोक बनवा लीजिए या फिर आप अलग प्रोडक्ट ले लीजिए मार्केट से। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसमें थोड़ा थॉट प्रोसेस होता है और मैंने ये दोनों काम किए। आई फर्स्ट वेंट फॉर अ बेस्पोक सॉफ्टवेयर एंड मुझे इसमें रियलाइज हुआ कि मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ा उस पर। आई हैव बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन बेस्पोक सॉफ्टवेयर जब आप बनवाने के लिए जाते हैं तो आपको प्रीएम्प्टिवली बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। सस्ता पड़ता है, मुझे तो सस्ता पड़ता है आपको। अगर आप एक अच्छी बड़ी मार्केट से प्रोडक्ट आते हैं, लाइक मैक्सिमम आप मैक्सिमो की बात कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू। उसके मुकाबले में बेस्पोक आपको सस्ता पड़ता है। आप अपने ही सिस्टम को कंप्यूटराइज करवा लेते हैं एक तरह से सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। लेकिन उसका डिसएडवांटेज जो हमने देखा, आई पर्सनली फेल्ट कि मेरे पास उसका कोड नहीं था। आई वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन टू प्रोग्रामर्स। और बस एक प्रोग्रामर भी अगर छोड़ के चला गया तो मेरे हाथ पैर कट जाते थे। हर रिपोर्ट के लिए मैं प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंडेंट था। तो एक रिपोर्ट में मुझे एक कॉलम भी चेंज करवाना है, मैं डिपेंडेंट था उस प्रोग्रामर के ऊपर। अब उसका ईमेल लिख रहा हूँ, उसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, कभी वो 10 दिन में रिपोर्ट बना के दे रहा है, कभी 15 दिन में रिपोर्ट बना के दे रहा है। और फिर एक मेंटेनेंस कॉस्ट आपको खासी हैवी देनी पड़ती है। वो कंटिन्यूसली आपके डेटाबेसेस को मैनेज कर रहे होते हैं। देखो कि हर रिपोर्ट का आपको पैसा देना पड़ता है, हर मॉडिफिकेशन का आपको पैसा देना पड़ रहा होता है। तो जहाँ पे आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आप अपने सिस्टम के हिसाब से सॉफ्टवेयर को टेलर कर लेते हैं, वहाँ आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं उस प्रोग्रामर के ऊपर, उस वेंडर के ऊपर। और आजकल की हमारी मार्केट है, जो अवेलेबल मार्केट चल रही है, अगर आज आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर छोड़ छाड़ के चला गया तो आपके हाथ पैर कट जाते हैं। यू आर लेफ्ट राइट। तो ये प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपको दस्तों को मिलते हैं। जब आप वेनिला प्रोडक्ट आते हैं, समथिंग लाइक आईबीएम जैसी, तो उसमें एडवांटेज क्या मिलता है कि आपको एक बहुत बड़ा सूट ऑफ एप्लीकेशन मिल जाता है जिसको आप टेलर कर सकते हैं। अच्छा, टेलर करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज को किस मिसाल के तौर पे एक इंसिडेंट रिपोर्ट है, तो मैंने उसको कहाँ का राउट करना है, किस तरह से मैं उसको लेके जाऊंगा। और फर्स्ट पार्ट होता है आपको अपना सिस्टम मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती बने बनाए सिस्टम्स के अंदर। तो कुछ जगह पे आपको अपने प्रोसेस को टेलर करना पड़ता है। दैट इज व्हाट वी डिड इन इंसिडेंट रिपोर्टिंग एट हब। हमने उसको थोड़ा सा टेलर किया जस्ट टू मेक श्योर दैट इट फिट्स इन विद मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड रीप द बेनिफिट, नो डाउट। हमें अच्छा, कुछ जगह पे बेनिफिट होता नहीं, आप इसको टेलर करें जैसे आप चलाना चाह रहे हैं। So that creates a lot of problems. So very advised होगी just to sensitize the issue कि data is very very important for us, number one. Number two, हम जब डेटा इकट्ठा करने के लिए जाएं तो बैठें, थोड़ा टाइम लगाएं, इस चीज को इंश्योर करें कि हमें क्या चीज चाहिए, हमें किस किस्म के रिजल्ट चाहिए। And then end of the day when we try to decide whether we are going to for a software, then put a lot of time before you spend any money on it. Thank you very much.